किसी भी देश के एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उसके बगैर कोई भी नागरिक अपने आप को न सुरक्षित महसूस करता है और न ये महसूस करता है कि उसको इंसाफ मिलेगा। आईपीसी अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी ताकि इंसाफ मिल सके, अपराधियों को सज़ा मिल सके और उसके लिए तमाम प्रोसीजर्स हैं। लेकिन अभी नए कानून की बात आप सुन रहे होंगे, लगातार 1 जुलाई से एक नए कानून को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। उसके लिए किताबें भी नई आ गई है। हम गाज़ियाबाद कोर्ट के जाने माने वकील खालिद खान साहब के साथ मौजूद हैं। क्रिमिनल के बड़े वकील माने जाते हैं और काफ़ी उनका स्टडी भी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आम नागरिक ये कैसे माने कि कानून में क्या बदलाव हुआ है, क्या नामकरण हुआ है, आईपीसी को भारतीय संहिता बना दी गया, ये क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, चूँकि हम भी कानून का ज़्यादा जानकार नहीं है। साहब देखिए, अब से पहले 3 कानून चलते थे। इंडियन पेनल कोड, जिसकी जगह अब ली है भारतीय न्याय संहिता, और दूसरा इसमें सीआरपीसी था एक, जो पहले वाला कानून था, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और लास्ट था इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जगह आया है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनमें जहाँ तक हम देखें, अगर 3 पिछले वाले एक्ट को इन नए वाले से मिलाएं तो इसमें प्राइमा फेसी जो दिखाई देता है, एक तो पुलिस को जो पहले अधिकार थे, पुलिस के अधिकारों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है। एफआईआर, ये बात और है कि कुछ साइंटिफिक टेक्निक जोड़ने की बात नए कानूनों में की गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो नागरिक हैं उनको इसमें कोई शक नहीं है कि अब पहले के मुकाबले एफआईआर दर्ज कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना कराया जाएगा। और दूसरी बात यह है, इसके अंदर में जो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, सबसे पहले शिकायतकर्ता अगर आया है, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज करने से पहले जो दूसरी पार्टी है उसको भी एफआईआर से पहले ही मौका दे दिया जाएगा, उससे पहले ही इंक्वायरी स्टेज पे उसको सुना जाएगा। तो एक तो इसके अंदर में डार्क पोर्शन, मेरा मानना ये है, जो कि पहले बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही मुलजिम को सुना जाना बेहतर है, लेकिन इन नए कानूनों में एफआईआर दर्ज करने से पहले मुलजिम पक्ष को सुना जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात आती है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी कोई काम गलत किया गया है, उसमें पुलिस को बहुत सारी जो है कहना चाहिए सहूलियतें दी गई हैं। उन सहूलियतों में उनके इमीडिएट बॉस से अगर किसी पे कोई आरोप लगाया है, इवन मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी हमने कोई आरोप लगाया अगर, तो ना केवल उसके इमीडिएट बॉस की लिखित में एक परमिशन लेनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट परमिशन, और बल्कि उसके साथ साथ उस मुलजिम को, पुलिस वाले को भी सुना जाएगा कि भाई आपके खिलाफ ये मामला क्यों बना रहे हैं, क्यों बना है ये, यानी जिस तरह से आपने एक बात कही है कि इसमें पुलिस को पावर्स ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन पहले भी बदनाम एक तरह से लोग यही करते थे, बल्कि चर्चा यही करते थे कि पुलिस या कानून, यानी पुलिस को ज़्यादा पावर्स रहती थी। पहले भी कहा यह जाता था कि अगर अमेंडमेंट होगा तो पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, लेकिन आप इसके कुछ उलट बता रहे हैं। अगर बात करें, हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस के खिलाफ आप कोई शिकायत लेके जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मिसयूज़ के भी आरोप लगते होंगे, लेकिन अगर जैसे आप बता रहे हैं कि अब उनके इमीडिएट बॉस से भी पूछा जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, आप भी बताइए, तो क्या इससे पीड़ित को या शिकायतकर्ता को परेशानी बढ़ेगी या पुलिस को रिलीफ ज़्यादा मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, सभी उसमें हैं और सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा जो कि रक्षक हैं, उनके द्वारा यदि कोई किसी प्रकार का असंवैधानिक कार्य किया जाता है, वो तो बहुत अत्यंत गंभीर प्रकृति का माना जाना चाहिए। और उस मामले में कम से कम मुकदमा दर्ज हो जाता था, तो क्या था कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कम से कम उसकी जो रिपोर्ट बुक थी, जो उसकी अपनी, उसमें सब दर्ज होता था और आगे चल करके हर आदमी को सबक मिलता था। लेकिन अब क्या है कि जब आप प्राइमरी इंक्वायरी के समय ही उनको क्लीन चिट दे दोगे, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी पुलिस कर्मचारी को बचाने की कोशिश करेगा या उसके खिलाफ सच्ची रिपोर्ट देगा। जो आजकल टाइम चल रहा है, जिस प्रकार का आजकल वो चल रहा है, उसमें मुझे लगता नहीं है कि पुलिस के खिलाफ अब ज़्यादा कार्रवाई इसके अंतर्गत में संभव हो सकेगी, क्योंकि इसमें
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के समय में ना केवल उसके इमीडिएट बॉस को सुना जाना बल्कि खुद मुलजिम को सुना जाना भी ज़रूरी होगा। वकील साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनता है कि पुलिस के खिलाफ जब आदमी कोर्ट में जाता है शिकायत करने, तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। एक तो उस ऑफिसर से पीड़ित होता है, और उसकी जब सुनवाई नहीं होती ऊपर भी, तो उसके लिए एक प्रोविजन था कि वो कोर्ट जा सकता था और कोर्ट में जाकर के अपनी शिकायत को कर सकता था। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इसके बाद तो ऐसा लगेगा कि निरंकुशता बढ़ेगी और पुलिस को फ्री हैंड ज़्यादा मिलेगा। डेफिनेटली वो तो प्रोविजन अब तो बना दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी समय पहले ये प्रोविजन किया था कि जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, जब तक पुलिस कोई भी किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं करेगी। सबसे पहले इनिशियली ये था, तो उसमें क्या था कि पहले मुकदमा दर्ज होता था और इन्वेस्टिगेशन चल के अगर गलत काम नहीं किया है तो वो एफआईआर लग जाती थी, फाइनल रिपोर्ट। अब क्या है, उसके बाद में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आई। उसमें भी लिमिटेड ही एक क्राइटेरिया दिया गया कि अगर मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, लेकिन उसमें इंक्वायरी का संज्ञापराध बनना प्रतीत हो रहा है, तो उसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं थी। परंतु अब क्या है, अब तो हर केस में मैंडेटरी कर दी है 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम के अपराध जो कि 90% कवर होंगे बीएनएस में, उसमें सभी में मैंडेटरी कर दी है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी तो मैंडेटरी कर ही दी है, साथ साथ अगर ये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ या पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ है तो उनको 2 और स्टेप आगे उनके बॉस से और उनसे खुद से लिखित में होगा। इसके अलावा अगर आप कंप्लेंट केस डालते हो पुलिस उसके मजिस्ट्रेट महोदय के सामने, उसमें मुलजिम को सुनने का भी प्रोविजन कर दिया है। तो यदि मुलजिम को इनिशियल स्टेज पे आप सुन रहे हो तो आगे की स्टेज पे जब ट्रायल है, ट्रायल के समय वो डिफेंस अपना देगा। आप अगर इस स्टेज पे डिफेंस उसका सुनना शुरू कर दोगे तो फिर तो ट्रायल यहीं डिसाइड होने लगेगा। तो ट्रायल की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है आगे का पूरा, वो पूरा हैम्पर हो जाएगा। यानी जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, शिकायत करता है, उसके लिए रास्ते तंग हुए हैं और पुलिस के लिए फ्री हैंड हुआ है। आप जैसे कानून में कुछ नए प्रोविजंस भी आए हैं, 2-3 प्रोविजंस को लेकर कहीं कुछ बेचैनी बढ़ रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी खास तबके में या कुछ खास लोगों को, क्योंकि ये मामला संसद में भी उठने की बात हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर पॉइंट आउट किया है, आप भी स्टडी कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ऐसा लगता है कि कहीं मिसयूज़ होने की अंदेशा बढ़ जाता है या उसकी आशंका बढ़ जाती है? देखिए, बीएनएस के अंदर में 3 सेक्शंस बढ़ाई है इन्होंने, अलग से एडिशन जो किया है 111, 112 और 113। 111 ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड है, 112 पैटी ऑर्गेनाइज छोटे ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड है, और तीसरा आतंकवाद से रिलेटेड है। आतंकवाद जो भी कि पहले टाडा वगैरह ख़त्म कर दिया गया था, उसमें यूएपीए में उसको जगह दी गई है, जो अलग कानून बना हुआ है। अलग कानून होने के बावजूद भी इस धारा को आईपीसी में बीएनएस में भी डाल दिया गया है। वो इसके अंदर में ऐसे प्रोविजंस हैं कि यदि पत्नी को छोड़ के यदि कोई व्यक्ति मुलजिम अपने घर के अंदर भी पुलिस ने उसे पाया या वो आ गया, तो पुलिस पे ये अधिकार है उसके माँ को, बाप को, भाई बहन, रिश्तेदारों को, सबको गिरफ्तार पकड़ने की पावर तक है। प्रॉपर्टी जो भी बनाई है उसमें इनिशियल स्टेज पे पुलिस को इतनी पावर दे दी गई है, उसको सीज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मतलब इतनी अधिक, ये जो तीनों केस हैं, तीनों धाराएं मैंने बताई 111, 112, 113 बीएनएस की, इसमें डेफिनेटली इनका एक पर्टिकुलर जो संप्रदाय है उसके खिलाफ जो है उपयोग होना, मुझे लगता है प्रयोग करना, उपयोग या दुरुपयोग, या कहा जाए कि एक्सेस ऑफ पावर हो जाएगी। लेकिन वकील साहब, अगर बात करें इतिहास की, खासतौर से आज़ादी के बाद से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया, मीसा आया, टाडा आया, पोटा आया, यूएपीए आया, और भी तमाम चीज़ें आई। फिर एनडीपीएस एक्ट में भी प्रोविजंस हैं कि किसी की अगर प्रॉपर्टी उसने अर्जित की है तो उसको सीज करने का, या उसके अलावा डेमोलिशन का भी अधिकार है। तो ये प्रोविजंस तमाम पुराने भी मौजूद हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा प्योरीफाई करके शायद सरकार ने और लॉ मिनिस्ट्री ने या तमाम चीज़ों ने इसको इस तरह किया ताकि ऑर्गेनाइज क्राइम और उसको कंट्रोल किया जा सके। और आतंकवाद अपने आप में देश की, दुनिया की बड़ी समस्या है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव आने की ज़्यादा संभावना है या दुरुपयोग यानी उसका कहीं ना कहीं मिसयूज होने की आशंका ज़्यादा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रॉपर्टी तोड़ना है, प्रॉपर्टी को सीज करने की जो पावर है इन्होंने अब
बहुत छोटे पुलिस अधिकारियों को भी दे दी है, जो गलत है। जब तक कानून में अगर छोटे पुलिस अधिकारियों को इतनी पावर दी जाएगी तो उसमें मिसयूज करने का उसमें ज़्यादा रहता है। तो इसमें कम से कम ये है कि एटलीस्ट जो बड़े अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में डाल के, और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर में कहीं ना कहीं कोर्ट का इंटरफेरेंस ज़रूरी था। कोई भी इस प्रकार का सीज करना प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी को तोड़ना, नष्ट करना, इस बारे में कम से कम कोर्ट का हस्तक्षेप ज़रूरी था। यानी आपका कहना यह है कि अब जैसे तमाम चीज़ें होती थी उसमें कोर्ट से एक तरह से कंसेंट ली जाती थी, उसको फेथ में रखा जाता था, वो कहीं पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया। बिल्कुल, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जिसमें पुलिस के हाथ में प्रॉपर्टी से संबंध में काफ़ी ज़्यादा जो पावर्स हैं वो दे दी गई हैं। और जहाँ तक आतंकवाद की बात है उसमें अलग अपना यूएपीए है और भी कानून है, इसमें उन सब में कवर अप हो रहा है। लेकिन इसमें बीएनएस में डालने का जो औचित्य है वो समझ से बाहर है। वकील साहब, टॉपिक बड़ा है और आपका मैंने समय लिया, लेकिन मैं आपसे इस गुजारिश के साथ कि आइंदा इसमें और विस्तार से हम लोगों को, अपनी जनता को, देशवासियों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों को बता सकें कि ये चीज़ें हुई हैं। लास्ट में सवाल भी है और लास्ट में एक कमेंट भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नए कानून आए हैं उससे बेहतरी की उम्मीद भी की जा सकती है, हर चीज़ पॉजिटिव होने के लिए की जा सकती है। ऐसा नहीं लगता आपको कि अब वकीलों के लिए काम बढ़ जाएगा, आपको स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी? देखिए, जो पुराने वकील हैं, युवा वकील तो जो हैं उनको तो नए सिरे से पढ़ेंगे, देखेंगे, लेकिन जो पुराने वकीलों की बात करें अगर हम, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कहना चाहिए, कॉमन सेंस अप्रोच इतनी ज़्यादा ब्रॉड होती है कि जो प्रोसीजर उन्होंने अब तक पढ़ रखे हैं उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। उन्हें नए प्रोसीजर को केवल उसके साथ में कंपैरिजन करना है और जो एडिशन हुआ है वो माइंड में करना है। तो मुझे नहीं लगता जो अच्छे वकील हैं, जो अब तक सीनियर वकील हैं और जो सब प्रैक्टिकली काम करते हैं, उनको तो केवल एक बार देखने की आवश्यकता है, देखने की ज़रूरत है। देखने के बाद में कोई ऐसा ज़्यादा मतलब मुझे लगता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पूरे नए सिरे से तैयारी करनी है, पढ़ना है, देखना है। यानी मेरिट पे काम होगा। वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन से दुनिया का एक तरह से निर्माण हुआ है, उस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अपराध मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हमारी प्रवृत्ति में भी शामिल है। उसको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर कानून भी बने, बदलाव भी हुए हैं और जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, यूएपीए भी है, टाडा भी है, पोटा भी है। उसमें तमाम चीज़ों को याद रखते हुए नए कानून जो 1 जुलाई से लागू हैं उसके लिए अब जनता को भी तैयार रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और वकीलों को भी तैयार होना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि इसके बेहतर रिजल्ट आएंगे और अपराध पर अंकुश लगेगा। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।